हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और थोड़ा वक्त लंबा लग गया हमें नया वीडियो बनाने में। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक की बात करेंगे। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 या फिर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें पिछले साल कुछ जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं या इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं उनको हम देखें। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा ग्लोबल सिनारियो के केस में। अगर हम बात करेंगे तो ओजोन होल के बारे में हम बात करेंगे कि रिसेंट स्टडी ओजोन होल के बारे में क्या कहती है। तो ये ओजोन होल न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक रिसेंट स्टडी करी गई थी 2020 और 22 के बीच में, और ये पता लगाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो ओजोन होल वो बढ़ रहा है, और वो ओजोन का लेयर जो है वो थोड़ा थिन हो रहा है, राइट। इसके बारे में एक स्टडी करी गई थी कि क्या इफेक्ट है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ओजोन लेयर या ओजोन होल के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, या ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो उससे इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ओजोन लेयर या ओजोन होल है क्या। तो ओजोन लेयर जो है एक थिन शेल्डिंग है गैस का अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में। आप लोग को पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है गैसेज का, एक लेयर है गैसेज का। तो 0 से 10 किलोमीटर पर जो लेयर होता है उस लेयर को कहते हैं, और 10 से 50 किलोमीटर के बीच में जो लेयर होती है उसको कहते हैं, सॉरी, 0 से 10 किलोमीटर के बीच ट्रोपोस्फेयर है, और 10 से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फियर है, राइट। इसी शेल्डिंग को जो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी हिस्से में जो पाया जाता है उसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये इसका काम क्या है, तो ऑब्जर्व करता है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को। कहता है कि नियरली 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि जो ओजोन लेयर है मेनली वो स्ट्रेटोस्फियर में लाई करता है। एग्जैक्टली नहीं, नियरली 90% जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद होता है। अब ये जो लेयर है किसी कारणवश ये धीरे धीरे या तो थीन हो रहा है, या तो कहीं कहीं इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जा रहा है। तो इनके लेयर का पतला होना या कहीं पर बिल्कुल ओजोन गैस का न होना ओजोन होल कहलाता है। तो कहता है रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डेप्लीटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर ओवर द अंटार्कटिक एंड आर्कटिक इज डिफाइंड एज ओजोन होल। तो अगर मान लीजिए कि ये गैस है, अगर इतनी मोटी परत है, अगर किसी कारणवश ये इतनी पतली हो जाती है, कभी-कभी क्या होगा कि ये इतनी पतली होकर के कहीं-कहीं ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो ये जो स्पेस बच गया गैसों के बीच में, इसको हम ओज़ोन होल नाम देते हैं। राइट दोस्तों? अब कहता है कि डिनोट्स एरियाज़ वेयर ओज़ोन लेवल ड्रॉप बिलो 220 डॉप्सन यूनिट। आपको पता होगा कि ओज़ोन लेयर को किसमें मेजर करते हैं? तो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। यानी कि ओज़ोन लेयर के जो थिकनेस को मेजर करने का यूनिट है उसको हम डॉप्सन यूनिट में कहते हैं। तो जब ओज़ोन लेयर का थिकनेस जब 220 डॉप्सन यूनिट से जब नीचे आ जाए तो ये माना जाता है कि ओज़ोन लेयर ये थिन हो रहा है, यानी कि ओजोन होल जो है वो बढ़ने वाली है। और एवरेज थिकनेस जो ओजोन लेयर की होती है अर्थ के ऊपर वो होता है 300 डॉप्सन यूनिट के आसपास, राइट। तो देखिए 300 डॉप्सन यूनिट से अगर वो 220 डॉप्सन यूनिट तक आ जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उस जगह पर ओजोन लेयर का डेप्लीशन हुआ है। दैट मीन्स ओजोन लेयर थिन हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये किन किन चीजों की वजह से ऐसा होता है। तो जिन जिन चाहे जो भी मटेरियल जिम्मेदार हो, चाहे गैसेज हो, जनरली गैसेज जिम्मेदार होती हैं, तो उन गैसेज को या सबस्टांस को कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो थिन होता है, या ओजोन में लेयर में कहीं होल होता है, तो उनको कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। ये है क्या, तो कहता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस ह्यूमन मेड गैसेज है, यानी कि धरती से निकलने वाली इंसानों के द्वारा कुछ गैसेज हैं जो स्ट्रेटोस्फियर में जाकर के जमा होती हैं और ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है। आपको पता होगा कि ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। यानी कि एक ओजोन के मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, राइट। यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम मिल करके ओजोन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस करते क्या है कि इस ओजोन को ब्रेक करते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में। तो
A process known as catalytic cycle, a sequence of chemical reactions in the form of a loop resulting in destruction of ozone। ये जो रिएक्शन का नाम है जिसकी वजह से जो मटेरियल है जो इंसान छोड़ता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालाइटिक साइकिल। ये एक तरीके का चेन रिएक्शन है जिसमें केमिकल सब्सटेंस ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में ओजोन जो है वो बनता रहता है, मतलब एक तरीके का ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम में टूटता रहता है, राइट। क्या हो कि जब इस ऑक्सीजन को कोई लेकर चला जाए तो ये ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस तरीके से ओजोन गैस धीरे धीरे ओजोन गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो घटता जाएगा, राइट। तो ऐसी गैसें जो एटमॉस्फेयर में जाती है और इस ऑक्सीजन को, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। एटॉमिक ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करता है, कई सारी गैसें हैं जो इनके साथ रिएक्शन कर लेती हैं, जैसे कि क्लोरीन, और बनाती है क्लोरोमोनोऑक्साइड, यानी कि क्लोरोमोनोऑक्साइड बनाती है। इससे होगा क्या कि फिर से ये ओजोन बन नहीं पाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। दैट मीन्स धीरे धीरे ओजोन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में घटता जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ओजोन लेयर क्षीण हो रही है। तो मेजर गैसें जो जिम्मेदार होती हैं इस प्रोसेस में, उनमें है क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसको कहते हैं, और हैलोन्स। हैलोन्स एक तरीके के कंपाउंड्स हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब स्टेटस क्या है कि ओजोन लेयर ऑन ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड्स। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये कहती है कि पिछले 4 डिकेड से ओजोन लेयर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। पिछले ये 4 डिकेड का डेटा है। हालांकि पिछले सालों में जो कि जिस पर ये न्यूज़ बनी है उसमें ये कहा गया था कि थोड़ी बहुत अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो फिर से क्षीण होने जा रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो विद इन 4 डिकेड्स के आसपास ये अपने ट्रैक पर है, मतलब कि फिर से ओजोन लेयर की थिकनेस थोड़ी बहुत बढ़ रही है। अब हम इस कैटालाइटिक प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से CFC गैसेस यानी क्लोरीन ब्रोमीन ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये सन है आपका, सन से आने वाली यूवी रेज दो तरीके के होते हैं, UVA और UVB, राइट। इनको क्या करती है, ओजोन लेयर रोकने का काम करती है। इनमें से एक ही यूवी रेज हमारे शरीर हमारे लिए नुकसानदायक है, दूसरी यूवी रेज जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, राइट। तो देखिए होगा क्या कि अल्ट्रा वायलेट रेज स्प्लिट ए क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम द CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC गैस, ये जो यूवी रेज है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है एक्चुअली CCl3F, ये एक तरीके का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मतलब 3 क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। जब यूवी रेज इन गैसेस पे पड़ेंगी तो ये ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई बात। या तो क्लोरीन गैस निकलेगा या तो क्लोरीन आयन निकलते हैं आयन के फॉर्म में। तो क्या होगा, क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप एन ओजोन मॉलिक्यूल्स मेकिंग ए होल इन द ओजोन। अब ये क्या करता है, याद करिए मैंने आपको पीछे बताया कि ओजोन जो है ये इसका फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है। क्या अब होता क्या है कि यूवी रेज के द्वारा ये CFC मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है ये ऑक्सीजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ClO बनाते हैं। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला है इसको क्लोरीन जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ओजोन ब्रेक होकर के ऑक्सीजन में बदल गया। यानी कि सोचिए अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज रहेंगी वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि जो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, राइट। तो यही रिएक्शन होता है, इस ये एक चेन रिएक्शन होता है। ये ऐसा होता रहेगा इन्वायरमेंट में, जितना ज्यादा क्लोरीन आएगा उतना ज्यादा ये रिएक्शन होता रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक प्रोसेस। अब जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं
मैं बता दूं कि ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं। देखिए सीएफसी का इस्तेमाल हम लोग एरोसॉल में करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के में करते हैं, सॉल्वेंट, कई तरह के सॉल्वेंट में हम सीएफसी का इस्तेमाल करते हैं। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं एचसीएफसी। इसका भी इस्तेमाल एरोसॉल्स में होते हैं, यानी कि जो परफ्यूम्स वगैरह जो आप स्प्रे वगैरह देखते हैं इनमें इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट के तौर पे। फिर हैलोन्स, हैलोन्स का इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। और मिथाइल ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल हम पेस्टिसाइड के तौर पे करते हैं। जब पेस्टिसाइड के तौर पे करोगे तो इससे जो गैसेज निकलेगी एटमॉस्फेयर में जाएगी और ये फर्दर फिर ओजोन लेयर को ब्रेक करेंगे, राइट। ये पूरा प्रोसेस कैटालाइटिक प्रोसेस कहलाता है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या पोटेंशियल ड्राइवर भी है ओजोन लेयर को, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे ओजोन लेयर अंटार्कटिका के ऊपर और ज्यादा डिप्लीट हो सकती है। तो उनमें एक है पोलर वोर्टेक्स में चेंजिंग होना। पोलर वोर्टेक्स क्या है दोस्तों? तो पोलर वोर्टेक्स पोलर रीजन में फॉर्म होने वाला एक तरीके का विंड है जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है। और ये कोल्ड सिचुएशन क्लोरीन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है। यानी कि ये जितना ज्यादा पोलर वोर्टेक्स फॉर्म होता है, तो अगर ये चेंज होगा, जनरली होता क्या है कि पोलर वोर्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा, पहली बात तो ये कि एक स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न है, यानी कि एक विंड का पैटर्न है जो कहाँ बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है। और ये घूमती बहुत तेज है। अगर सपोज करिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ के इस वाले रीजन में बहुत ही घुमावदार एयर का एक सिस्टम होता है, पोलर वोर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, राइट। और ये इसका प्रेशर बहुत ही लो होता है और बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता है। ये जनरली ये साउथ पोल में फॉर्म होते हैं और इन पोलर वोर्टेक्स को पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये स्विर्ल, यानी कि ये घुमावदार हवाएं एक तरीके का क्लाउड का फॉर्मेशन करती है जिसको हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, राइट। इनको हम कहते हैं नेक्रेसियस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये पर्ल की जैसा आपको दिखेगा। और ये इनका फॉर्मेशन देखिए इतने बिलो टेम्परेचर पर होता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो होगा क्या कि ये करते क्या है कि जो ऊपर जाने वाले रेडिएशंस हैं इनको ट्रैप करके रखती हैं दोस्तों। क्या कहता है कि ट्रैप द आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो स्पेस में चली जाती है, अर्थ जिनको रेडिएट करता है, इनको ट्रैप करके रखती है, राइट। और जब ये ट्रैप करके रखेंगी तो क्या करेगा कि एक सरफेस मिल जाएगा क्लोरीन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करेंगी ना। तो क्लोरीन गैस इसी क्लाउड्स के ऊपर इनको क्योंकि आप अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे तो आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन होने के लिए अगर आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पोलर वोर्टेक्स जो है ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इनके रिएक्शन के लिए। तो क्या करता है कि प्रोवाइडिंग अ सरफेस दैट कन्वर्ट्स बिगिन फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इनटू रिएक्टिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म्स। तो ये क्या करते हैं जो मैंने ऊपर में बताया कि ये नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बनाते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे ओजोन गैस का डिप्लीशन होता है। कहता है कि रिमूविंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट मॉडरेट्स द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन। और दूसरा कारण क्या है, ये कैसे डिस्ट्रॉय और ओजोन को करते हैं, तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड को रिमूव कर देते हैं वहां से बिल्कुल। और नाइट्रोजन के रहने से होता क्या है दोस्तों, तो क्लोरीन का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ ये थोड़ा कम होता है। यानी कि इन पोलर वोर्टेक्स क्लाउड्स की वजह से अगर वहां नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगा और ओजोन गैस धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या कारण था कि इंक्रीज एटमॉस्फेरिक अबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो हम लोग ऊपर ही देख लिए कि एक तरीके का ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस है, ओडीएस है ये। और इनकी मात्रा जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी उतना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होगा। अब ये जो रिसेंट स्टडी करी गई है दोस्तों,
इसमें इस बात का पता लगाने की कोशिश करी गई है कि क्या वोल्केनिक इरप्शन भी ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैन वोल्केनिक इरप्शन इज रेस्पॉन्स बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ऑन ओजोन लेयर, ये क्या कहता है। रिसेंट स्टडी के अनुसार इरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा हुंगा हा अपाई वोल्केनो, ठीक है, ये टोंगन आर्किपिलागो में पाया जाना, ये सदर्न पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। टोंगा आइलैंड आप नाम सुने हो, हाल ही में यहाँ पर हमारे प्राइम मतलब प्रेसिडेंट की टोंगा द्वीप पर विजिट हुई थी, कुछ मतलब हो गया 7-8 महीने उनसे पहले। तो ये एक वोल्केनो का नाम है क्या, हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वोल्केनो। और ये टोंगा टोंगन आर्किपिलागो, टोंगा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिनको कहते हैं टोंगन आर्किपिलागो, ये सदर्न पैसिफिक ओशन में है। और यहाँ पर इरप्शन हुआ था दोस्तों जनवरी 2022 में, और एक तरीके का ये सबमरीन वोल्केनो है, याद रखिएगा समुद्र के नीचे का ये वोल्केनो है और इसमें इरप्शन हुआ था। आपको याद रखना यहाँ से दो चीजें कि हुंगा टोंगा हुंगा हपाई, ये वोल्केनो एक तरीके का सबमरीन वोल्केनो है, यानी कि समुद्र के नीचे पाई जाने वाली वोल्केनो है ये। और ये टोंगन आर्किपिलागो, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि टोंगन आर्किपिलागो किस रीजन में पाई जाती है, तो सदर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये आपके ज्योग्राफी के दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आप इनको याद रखेंगे। ये हुआ था इससे पहले 1991 में माउंट पिनाटुबो भी एक वोल्केनो है, ये कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। ये भी पोटेंशियली लीड किया था क्या, सिग्निफिकेंट ओजोन लॉस को डेप्लीट करने में, यानी कि ओजोन डेप्लीशन में इनका भी बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल था, ये स्टडी कहती है। तो 1991 में ये देखा गया था, लेकिन जनवरी 2022 में जब ये निकला था तो रिसेंट स्टडी कहती है कि इनसे भी ओजोन लेयर जो है सिग्निफिकेंटली डेप्लीट हुए थे। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन ओजोन डेप्लीशन में मददगार है। तो करता क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन में बहुत ज्यादा वापर भी निकलते हैं ना, तो ये सब वापर क्या करता है, जो है स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर है, उसमें वाटर वेपर की मात्रा को बढ़ाता है। कौन, वोल्केनो। तो ट्रिगर्स मैसिव स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लूम। अब क्या करे, और दूसरी बात क्या करता है ये कि क्योंकि हम लोग जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारी गैसें निकलती है, वाटर वेपर भी निकलता है, तो गैसेस में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के ज्यादा निकलने से ये देखा गया है कि क्लोरीन उतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। कहता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड फैसिलिटेट करता है केमिकल कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन मेकिंग इनटू मोर रिएक्टिव, यानी कि ऐसा देखा गया कि वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन को और मोर रिएक्टिव बना देता है। आप लोग को पता होगा कि वोल्केनिक इरप्शन से एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन भी निकलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी निकलता है, तो इन सब की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, और ये फर्दर ओजोन डिप्लीशन करते हैं। और इसके अलावे वोल्केनिक इरप्शन से जितने भी डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं और ओजोन को ब्रेकआउट करने में। यानी कि इस स्टडी से यही पता लगा कि वोल्केनिक इरप्शन अगर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो तो ये ओजोन डिप्लीशन को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, राइट। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट। हमने इसमें बात करी ओजोन डिप्लीशन के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।